प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हर घर पाठशाला 10 से 12 कक्षा 10-2 विषय राजनीति विज्ञान में आपका स्वागत। मैं सुरेश कुमार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कथोक, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। आज हम पढ़ेंगे भारत का परमाणु कार्यक्रम और विश्व राजनीति के बदलते समीकरण। आपको ज्ञात होगा कि दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका द्वारा जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी में 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु शक्ति का प्रयोग किया जाता है। जब अमेरिका द्वारा परमाणु शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो पूरा विश्व हिल उठता है और विश्व के सभी देशों में परमाणु शक्ति अर्जित करने की होड़ शुरू हो जाती है। भारत में भी परमाणु कार्यक्रम का आरंभ स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही आरंभ हो गया था। भारत परमाणु शक्ति का प्रयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करना चाहता था। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को इस कार्यक्रम का निर्देशक बनाया गया था। 1964 का वर्ष भारतीय राजनीति के लिए एक निर्णायक वर्ष रहा। इस वर्ष परमाणु निरस्त्रीकरण के समर्थक और गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया था। इसी वर्ष अक्टूबर 1964 में चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। जब चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, इसकी गूंज से भारत दहल उठा था, क्योंकि 1962 के एक युद्ध में वह चीन के हाथों भारत पराजित हुआ था। भारत ने यथार्थ को अनुभव करते हुए अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का निश्चय किया। 1968 में 5 परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों द्वारा एक संधि को प्रस्तुत किया गया, जिसे परमाणु अप्रसार संधि या नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT के नाम से जाना जाता है। इस संधि को प्रस्तुत किया गया। इस संधि में 5 देश संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन शामिल थे। इस संधि के अनुसार, परमाणु अप्रसार संधि के अनुसार, गैर परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों पर परमाणु निरीक्षण करने संबंधी रोक और उनके परमाणु कार्यक्रम की जांच अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा करवाए जाने की व्यवस्था की गई थी। इसी कारण भारत ने इस संधि की शर्तों को भेदभावपूर्ण मानते हुए इस संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर लिया। भारत ने इस परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मना करने के पीछे 2 तर्क दिए थे। पहला तर्क भारत ने दिया था, इस संधि में इस बात की कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि चीन की परमाणु शक्ति से भारत की सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। दूसरा, इस संधि को ना मानने के लिए भारत ने यह तर्क दिया था कि इस संधि पर हस्ताक्षर करने का अर्थ होगा कि भारत अपना परमाणु परीक्षण कार्यक्रम विकसित नहीं कर सकेगा। इसलिए भारत ने इस परमाणु अप्रसार संधि के पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। बदलते हुए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वातावरण को ध्यान में रखते हुए 7 सितंबर 1972 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों को परमाणु शक्ति विकसित करने के मौखिक आदेश दे दिए, जिसका भारतीय जनता और वैज्ञानिकों को काफ़ी लंबे समय से इंतजार था। 18 मई 1974 का दिन भारत के इतिहास में, विशेषकर परमाणु कार्यक्रम के लिए, एक महत्वपूर्ण दिन है। 18 मई 1974 को भारत ने राजस्थान स्थित पोखरण में अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। इस परमाणु परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। इस परमाणु परीक्षण का मुख्य उद्देश्य यह जानकारी प्राप्त करना था कि परमाणु शक्ति का प्रयोग किन किन क्षेत्रों में हो सकता है तथा भारत के विकास कार्य को कैसे इसके माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है। जब भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया तो परमाणु परीक्षण से महाशक्तियों के उस समूह को गहरा आघात पहुंचा।
जो कि परमाणु शक्ति पर अपना एकाधिकार जमाए हुए है। इसके साथ ही भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की सूची में भी शामिल हो गया। यद्यपि भारत ने परमाणु शक्ति प्राप्त कर ली थी, इसके बावजूद भी भारत परमाणु अस्त्रों शस्त्रों के प्रसार को रोकने और पूर्ण शस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्ध रहा। परंतु भारत परमाणु अप्रसार जैसी भेदभावपूर्ण संधि पर किसी भी कीमत को हस्ताक्षर करने के लिए सहमत नहीं था। भारत पर परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बार बार दबाव बनाया जाने लगा। जो परमाणु अप्रसार संधि की जो समय सीमा थी वो 1995 को समाप्त होनी थी। अप्रैल 1995 को इस संधि के समर्थक महाशक्तियों ने इसकी अवधि अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दी और भारत को इस संधि मानने के लिए बार बार दबाव बनाया जाने लगा। भारत पर बढ़ते हुए सुरक्षा संबंधी दबाव को ध्यान में रखते हुए 1998 को भारत ने पोखरण में पुनः 5 परमाणु विस्फोट किए थे। भारत की इस कार्यवाही को विकसित देशों ने आलोचना की और भारत की इस कार्य को गलत बताते हुए भारत पर तुरंत व्यापक परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने का दबाव डाला। भारत ने इन परमाणु विस्फोटों को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए न्यायपूर्ण बताया और परमाणु अप्रसार संधि को भेदभावपूर्ण संधि बताते हुए स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यद्यपि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि को नहीं अपनाया था, फिर भी भारत ने अपने परमाणु कार्यक्रमों को 2 भागों में विभाजित किया था। एक सैन्य परमाणु कार्यक्रम, दूसरा असैन्य परमाणु कार्यक्रम। असैन्य परमाणु कार्यक्रम के तहत अपनी बिजली की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए भारत ने अमेरिका, फ्रांस और रूस के साथ असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग संबंधी संधियों पर वर्ष 2008 में हस्ताक्षर किए थे। भारत ने वर्ष 2010 में ब्रिटेन, जापान और कनाडा के साथ भी असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग पर हस्ताक्षर किए थे। तो इस तरह भारत ने अपना परमाणु कार्यक्रम को सफल बनाया और आज भारत विश्व में परमाणु संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल हो गया है। तो आगे हम पढ़ेंगे विश्व राजनीति के बदलते समीकरण, किस प्रकार आज विश्व राजनीति में दिन पर दिन परिस्थितियां बदल रही है। 20वीं सदी के अंतिम दशक में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन आए जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मायने ही बदल दिए। इसमें शीत युद्ध की समाप्ति, सोवियत संघ के विघटन, साम्यवादी गुट का अंत आदि ऐसे विश्व में परिवर्तन हुए, विश्व राजनीति में परिवर्तन हुए जिन्होंने विश्व राजनीति के समीकरण पूरी तरह बदल कर रख दिए। उसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे क्या क्या परिवर्तन आए हैं। जो पहला विश्व राजनीति में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, अमेरिकी प्रभुत्व की स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अगर हम अध्ययन करें, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को हम देखें तो आज पूर्ण विश्व व्यवस्था पर अमेरिकी प्रभुत्व स्थापित हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका किसी न किसी तरह से प्रभावित कर रहा हो। विश्व राजनीति के बदलते हुए स्वरूप में अमेरिका को चुनौती देने वाला कोई भी प्रमुख राष्ट्र नहीं है। यह विश्व के देशों में साम दाम दंड भेद की नीति के द्वारा अपना प्रभुत्व स्थापित करने और उसे कायम करने का प्रयत्न कर रहा है। तो आज विश्व राजनीति में अमेरिका का प्रभुत्व स्थापित हो गया है। दूसरा, अगर हम विश्व राजनीति के समीकरणों में देखें तो एकमात्र सैनिक गठबंधन नाटो। शीत युद्ध के दौरान द्विध्रुवीकरण की व्यवस्था को काफी प्रमुखता मिली थी। विश्व शीत युद्ध के दौरान 2 गुटों में बंटा हुआ था। एक गुट का नेतृत्व सोवियत संघ और दूसरे गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था, जिसके कारण दोनों शक्ति गुटों ने की ओर से अपनी अपनी सुरक्षा के उद्देश्य से अनेक तरह के सैनिक गठबंधनों का निर्माण किया गया था। परंतु समय अनुसार यह सैनिक गठबंधन धीरे धीरे समाप्त हो गई। 1990 में सोवियत संघ ने जो वार्सा पैक्ट नामक साम्यवादी देशों द्वारा निर्मित एक सैनिक गठबंधन था वो भी समाप्त कर दिया गया था। यद्यपि अमेरिका ने भी अनेक सैनिक गठबंधन जो बनाए थे वो समाप्त कर लिए, लेकिन एकमात्र सैनिक संगठन
नाटो आज भी जिंदा है। नाटो को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इस संगठन की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। नाटो नामक सैनिक गठबंधन अमेरिका द्वारा अपने सैनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थापित किया गया था। इस संगठन का प्रभाव आज पूर्व की ओर बढ़ रहा है और इस संगठन में लगभग 28 देश शामिल हो चुके हैं। तो अगर हम विश्व राजनीति में देखें तो नाटो आज भी अस्तित्व में है, आज भी जिंदा है। अगला जो विश्व राजनीति में हम देखें तो अमेरिका की विश्व राजनीति में थानेदार के रूप में भूमिका। आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को में अमेरिका एक थानेदार के रूप में उभर कर सामने आया है। वह विश्व में विद्यमान प्रत्येक तरह की समस्या अथवा संकट पर अपना मत या विचार प्रकट करने लगा है। अमेरिका के बढ़ते प्रभाव को रोकने का साहस किसी भी राष्ट्र में न होने के कारण अमेरिका का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था के लिए खतरा पैदा हो गया है। तो हम देखते हैं अमेरिका आज एक थानेदार की भूमिका के रूप में उभर कर सामने आ गया है। अगला है साम्यवाद की उग्रता का पतन। विश्व राजनीति में साम्यवाद की उग्रता का पतन हो गया है। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ और चीन गणराज्य उग्र साम्यवाद का प्रचार प्रसार किया था। सोवियत संघ ने जहां इसे पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में फैलाने का प्रयत्न किया, वहीं चीन ने इसे मध्य एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में इसका प्रचार किया था। परंतु शीत युद्ध की समाप्ति, द्वितीयकरण के पतन के पश्चात साम्यवाद की उग्रता में कमी आई और साम्यवाद जो है छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित हो गया था। इसका क्या कारण है कि जिस साम्यवाद का प्रबल समर्थक देश सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, तो विघटन के पश्चात जो इसके गणराज्य बनते हैं वो सब जो है साम्यवाद को छोड़कर जो है समाजवाद, लोकतंत्र की विचारधारा को अपनाते हैं। तो इसलिए जो है शीत युद्ध के बाद जो है साम्यवाद को काफ़ी ज़्यादा धक्का लगता है। अगला जो हमारा विश्व राजनीति में देखें तो हम 5वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका। आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अगर हम अध्ययन करें, विश्व राजनीति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जिस गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव शीत युद्ध के काल में भारत, इंडोनेशिया, मिस्र और यूगोस्लाविया के नेताओं ने मिलकर की थी, उस गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रभाव आज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था, तो उस समय इस सम्मेलन में मात्र 25 सदस्यों देशों ने भाग लिया था। लेकिन वर्तमान समय में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में 120 से अधिक सदस्य देश होना इस बात का प्रमाणता है कि आज गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया है। अगला है हमारा चीन का आर्थिक व सैनिक महाशक्ति के रूप में उभरना। जो चीन में 1975 ईस्वी में माओ की मृत्यु के पश्चात चीन गणराज्य में अनेक प्रकार के परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। 1982 के पश्चात तो चीन ने अनेक तरह के आर्थिक या सामाजिक क्षेत्र में अत्यधिक परिवर्तन किए और 1982 के पश्चात जो है शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात चीन बड़ी तेजी से एक आर्थिक और सैनिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। आज विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर चीन के पास है। आर्थिक क्षेत्र में चीन ने जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया आदि को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने का दम चीन रखता है। आज की वर्तमान समय में अमेरिका को अगर कोई सामने से कोई टक्कर देने का दम रखता है तो वो चाइना है। चीन पूर्व सोवियत संघ द्वारा रिकत की गई सैन्य महाशक्ति के स्थानों को भरने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। तो अगर हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देखें तो चीन सचमुच में एक आर्थिक और सैनिक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। अगला है हमारा विश्व राजनीति में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन जिसने विश्व राजनीति के समीकरण ही बदल दी है। भारत एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज भारत बड़ी तेजी से
और एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत ने आणविक, सूचना प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, निर्माण के क्षेत्र, प्रबंधन आदि क्षेत्र में बड़ी तेजी से विकास किया है, जिसके कारण विकसित राष्ट्रों का ध्यान भारत ने अपनी ओर आकर्षित किया हुआ है। आज विश्व के प्रमुख मामलों में भारत के विचारों को प्रमुखता प्रदान की गई है। हमें भारत की प्रमुखता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जाता है कि विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों ग्रुप G8 में भारत एक आमंत्रित सदस्य है। आज भारत ने हर क्षेत्र में अपनी उन्नति प्राप्त की हुई है। तो इससे स्पष्ट होता है कि 20वीं सदी के अंतिम दशक में विश्व राजनीति के समीकरण में भारी परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। इन परिवर्तनों ने एक देश को तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दोनों को प्रभावित किया है। भारत जैसे देश ने अपने पड़ोसी देशों चीन, पाकिस्तान आदि के साथ सांस्कृतिक, व्यापारिक, आर्थिक संबंधों को जहां आगे बढ़ाया, वहीं भारत ने अपने पुराने मित्र रूस के साथ साथ अमेरिका के साथ सहयोग को भी प्रमुखता प्रदान की है। तो ये हमारे विश्व राजनीति में आज हमें अनेक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जिन्होंने विश्व राजनीति के आज समीकरण ही बदल दिए हैं। तो आज का हमने पढ़ा बच्चों कि भारत का परमाणु कार्यक्रम, किस तरह भारत ने परमाणु शक्ति को प्राप्त किया और आज भारत एक परमाणु संपन्न राष्ट्र की सूची में शामिल हो गया है। हमने पढ़ा विश्व राजनीति के बदलते समीकरण। यही हमारा आज का विषय था। धन्यवाद।